नए साल की शुरुआत के साथ इसराइल को अपना शिकस्त नजर आ रहा है और इसे दुनिया से छिपाने के लिए 2 जनवरी को इसने लेबनान पर हमला कर दिया। और इस हवाई हमले में जिसे मारा गया वो था सालेह अल अरोरी, जो कि हमास के एक सीनियर कमांडर लीडर थे, और इनके साथ 4 और लोग शहीद हो गए। इसके जवाब में हिजबुल्ला मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि इसका बदला लिया जाएगा, और साथ ही हमास का भी सख्त रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि अब कैदियों की कोई डील नहीं होगी, अब कोई जंगबंदी नहीं होगी। एक दिन बाद ईरान के शहर किरमान में एक बड़ा हमला होता है, जहां लोग कासिम सुलेमानी की कब्र पर ज़ियारत के लिए जा रहे थे। इसमें 103 लोग मारे जाते हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ये वही कासिम सुलेमानी है जो ईरान के IRGC को कंट्रोल करते थे, और इनके ज़रिए पूरे प्रॉक्सी को भी, जिसे अमेरिका ने इराक में मिसाइल हमले में 2020 में कत्ल किया था। इस दौरान ईरान के एक और कमांडर राजी मुस्वी का भी कत्ल किया गया। सीरिया के अंदर इस हमले के बारे में अमेरिका ने कहा कि ये हमला ISIS ने किया है, पर ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया भी जानता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक अली और आप देख रहे हैं एस टेलीविज़न। इस हमले के बाद ईरान के अवाम के अंदर शदीद गुस्सा देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर रईसी ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, और साथ ही रेड फ्लैग जामकरन मस्जिद में लहरा दिया। इस परचम को लहराने का मतलब बिल्कुल क्लियर था कि किसी भी हाल में इस हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इस रेड फ्लैग को लहराने का मकसद बहुत बड़ा था। अब से पहले सिर्फ 4 बार इस परचम को लहराया गया था, और ईरान ने कहा कि हमने अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया है और यूरेनियम की इनरिचमेंट को बढ़ाकर 60% तक कर दिया है, और 90% तक हो जाने पर न्यूक्लियर आइटम बम मुकम्मल हो जाता है। क्या पता ये सिर्फ एक बयान ही हो, न्यूक्लियर तो पहले ही बन चुका है, और ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 2 दिन बाद हिजबुल्ला ने मेरून के एयर कंट्रोल बेस पर 62 मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसे इसराइल की हवाई कंट्रोल कमांड बेस भी कहा जाता है, जिसे BM-21 मिसाइल ड्रोन्स और कॉर्नेट EM क्रूज मिसाइल से तबाह किया गया। ये हमला इतना बड़ा था कि इसराइल दहल गया। इस तरह ये इसराइल की आंखें थी जिसे फोड़ दिया गया। मरून बेस इसराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था, जिससे हवाई निगरानी किया जाता था। इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और इस तरह से सालेह अल अरोरी का कत्ल का बदला लिया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। 11 जनवरी 2024 को ईरान ने अब तक का सबसे लंबे फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया। सीरिया के शहर अल्दाब में, जहां दाइश की कैंप को निशाना बनाया गया, जो वहां से 1230 किलोमीटर दूर है, जहां IRGC ने खैबर शिकन मिसाइल से ये हमला किया, और इसमें एक काबिल वारहेड का इस्तेमाल भी किया गया। और साथ ही इराक में भी हमला किया गया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ। इराक के बड़े बिजनेसमैन टाइकॉन, जो इसराइल को तेल सप्लाई करता था, उसे मार दिया गया। सीरिया और इराक में हमले के 2 दिन बाद ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एक हमला किया। फिर 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, और दोनों ने ये कहकर जस्टिफाई किया कि यहाँ दहशतगर्द छुपा हुआ था। इस दोनों हमले को मैं इसराइल और अमेरिका के लिए एक फ्रैंक कॉल से ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन इसमें एक पैगाम जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो ये था कि हम तैयार हैं। हमला ईरान का पहला बड़ा हमला था। वैसे तो इनके प्रॉक्सी पिछले 3 महीने से जंग लड़ रहे हैं, पर ईरान का इस हमले का इशारा 3rd वर्ल्ड वार के साथ साथ अमेरिका और इसराइल को सलाम पेश करना जैसा था। ईरान ने दुनिया को इस हमले से 2 मैसेज दिया। एक तो ये कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन और सस्ती टेक्नोलॉजी है। और हो भी क्यों ना, जिस टेक्नोलॉजी को रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन के अंदर पूरा नेटो का गिरेबान पकड़कर खड़ा है, वो ईरान का ही ड्रोन टेक्नोलॉजी है। अब रूस ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान रूस से सुखोई 35 5th जनरेशन फाइटर जेट का मुआहदा मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही जल्द ईरान के एयरफोर्स में कोई 35 फाइटर जेट शामिल होते ही ईरान के एयरफोर्स अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देगा, जो कि पहले ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इनके छाती पर अपना पैर रखकर खड़ा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को अब रूस भी हासिल करना चाहता है, और माहिदा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ईरान और रूस की इस डील ने साबित कर दिया है कि हमास, हिजबुल्ला और होती और सीरिया इस्लामिक मुजाहिदीन, इन सब के पीछे ईरान खड़ा है, तो वैसे ही ईरान के पीछे रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया खड़ा है। इस काबिलियत को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में ईरान दुनिया में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पे जाना जाएगा, और इससे इसकी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगी। ईरान के पास तेल का ज़ख़ीरा पहले से ही मौजूद है। ईरान सीरिया, इराक और पाकिस्तान में हमले के बाद सीधा अमेरिका के गिरेबान पे हाथ डाला। उन्होंने अमेरिका का एक जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, जो कि पहले ईरान का था। अमेरिका ने अपनी दादागिरी से गैर कानूनी तौर पर इसे हथिया लिया था और इसका नाम बदल दिया था। इसे वापस अपने कब्ज़े में ले लिया, जो तेल से भरा हुआ था, और इसका बतौर फुटेज भी जारी किया ईरान ने।
20 जनवरी को एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया जो ज़मीन से 750 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर पूरे दुनिया पर नज़र बनाए रखेगा और इस पर नज़र ईरान की होगी। ईरान ऐसा करने वाला पहला इस्लामिक मुल्क भी बन गया। इस दौरान हौसियों का हमला सबके सर चढ़कर बोल रहा है। पहले इनका बयान था कि इसराइल का कोई भी कार्गो जहाज़ हो, इसराइल से जुड़ा हुआ, इससे लिंक कोई भी जहाज़ होगा तो हम इसे अपना कब्जा में लेंगे या इसे निशाना बनाकर तबाह कर देंगे, जिसे वो पिछले 3 महीने से कंटिन्यू कर भी रहे हैं और अब तक 3 जहाज़ को अपने कब्जे में ले चुके हैं और 25 से ज़्यादा जहाज़ को तबाह कर चुके हैं। और इससे इसराइल का दाना पानी धीरे धीरे बंद हो रहा है, जैसा कि इसराइल ने मुहासरा करके गाज़ा के लोगों का दाना पानी बंद किया है, तो हौसियों ने इसराइल का दाना पानी बंद कर दिया। इससे अमेरिका खौफज़दा है क्योंकि हौसियों के हमले के वजह से इसका नाजायज़ बच्चा इसराइल का दाना पानी बंद हो गया है। और दूसरा, इसका खुद का वजूद का भी सवाल है क्योंकि इसका डॉलर का हेजेमनी अब ख़तरे में है और इसका स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ब्रिक्स की बुनियाद रख दी गई है, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया और ईरान जैसे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क शामिल हैं। और फिलहाल चाइना की युआन करेंसी में ट्रेड हो रहा है। अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए अपना दादागिरी को कायम रखने के लिए एक झुंड बनाता है जो वो हमेशा से करता है और इस झुंड का नाम रखा जाता है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। दुनिया को बताया कि हमारा इस मिशन का मकसद है रेड सी से गुजरने वाले हर एक शिप को समुंदर के रास्ते पर महफूज रखना, जबकि दुनिया जानती है कि अमेरिका का मकसद क्या है। असल में अमेरिका हौसियों पर हमला करके यमन के कुछ हिस्से को कब्जा करना चाहता है और वहां अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अब इस प्रॉस्पेरिटी गार्डन मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका चले 20 मुल्क के साथ यमन पर हमला करने को। पहले तो इस मिशन में 20 नेटो के मुल्क का होने का दावा किया गया, पर धीरे धीरे पता चला एक दो सब निकलते चले गए। अब सिर्फ इसमें यूके, यूएस यानी ब्रिटेन और अमेरिका और कुछ ही मुल्क शामिल है, नाम नेहाद, जो कि बहरीन जैसा मुल्क है जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। और नाम के लिए ये है। अमेरिका ने हौसियों को धमकी दिया और कहा कि अगर तुमने बाबल मंदब का रास्ता नहीं खोला तो हम तुम पर हमला कर देंगे। इस धमकी का यमन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि जितना तुम्हें जिंदगी से प्यार है उतना ही हमें मौत से आना है। हम तब तक इस रास्ते को नहीं खोलेंगे जब तक गाजा में जंग बंद नहीं किया जाता। ये ऐसा कर सकता है क्योंकि पिछले 8 साल से सऊदी अरब से जंग लड़ रहा है। सऊदी अरब है कौन? इसके पीछे पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका का ही तो है। तो पिछले 8-9 साल से अमेरिका से ये जंग लड़ रहा है और हौसियों को पता है इनसे कैसे निपटा जाए। हौसियों ने तो उल्टा अमेरिका को दावत दे दिया, आओ हमसे लड़ के रास्ता खुलवा लो या तो फिर गाजा का जंग को रोक दो, हम खुद ही रास्ता खोल देंगे। और साथ ही अरबों को यमन ने धमकाते हुए कहा कि अरबों की ज़मीन अगर हम पर हमला के लिए इस्तेमाल किया गया तो हम तुम्हारी ऑयल रिफाइनरी को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, कुल मिलाकर उनके तेल के कुएं में आग लगा दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा किया तो फिर इनका हशर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा इकोनॉमी तेल पर है। और इसलिए प्रॉस्पेरिटी गार्डन मिशन में कोई भी अरब इस बार सिवाय बहरीन का शामिल नहीं हुआ। पर फिर भी अमेरिका को तो हमला करना है क्योंकि ये तो इनके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन के सना सिटी पर हमला कर दिया और इनके एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जो कि इनका कोई मिलिट्री का एयरपोर्ट तो नहीं था, ये आम एयरपोर्ट था और वो भी बंद था। और इसके अलावा भी कई मकामात पर हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया कि यमन के हथियारों को तबाह कर दिया गया, यमन के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, इनके हसास मकामत पर हमला किया गया। दूसरे दिन यमन का बयान आया तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 लोग शहीद हुए हैं और 6 लोग जख्मी हुए हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पर अमेरिका ने जो ये गलती किया है अब इसे सज़ा मिलेगा। और ये कह कौन रहा है? यमन। और किससे कह रहा है? ग्रेट पावर ब्रिटेन और सुपर पावर अमेरिका को। तो सोचो आप अमेरिका की औकात अब क्या रह गई है। मिडिल ईस्ट के सबसे गरीब कंट्री है, वो अमेरिका को कह रहा है। अब इसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यमन के लुंगी वाले हौसी इन टाई वाले अमेरिका और ब्रिटेन को इनके टाई से इनका फांसी का फंदा तैयार कर रखा है। यमन के हौसियों के साथ पूरा यमन है और पूरा यमन के अवाम है। वो तो कहते हैं कि हमारा 20 लाख का फौज है, अगर आपको लड़ना है तो आओ हमारे 20 लाख फौज से लड़ो। और आप क्या अवाम का तो ये हाल है कि हर दिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गाज़ा के जंग को बंद करो और हमारे टैक्सेस के पैसे को बर्बाद मत करो। अमेरिका ने दूसरे दिन फिर से हमला कर दिया यमन पर और ये हमला अमेरिका ने अकेले नहीं किया, इसके साथ ब्रिटेन भी शामिल है। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये बहुत बड़ा हमला था जिसमें टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पर इससे यमन को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ना तो इसकी कोई लोग मारे गए और ना ही इनका हथियार तबाह हुआ। अमेरिका जिन अड्डों पर हमला कर रहा है यमन इसे बहुत पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि वो सऊदी से जंग लड़ते लड़ते पिछले 8 साल से जंग करते करते इन अड्डों को बर्बाद कर चुका है। इसका कोई काम नहीं रहा। अब अमेरिका इस पर दोबारा हमला कर रहा है।
यमन ने तो अपने हथियार के जखीरे को टनल के अंदर छुपा रखा है। टनल का है वो, यमन के अंदर तो बड़ी बड़ी पहाड़े और चट्टाने हैं और इसके नीचे टनल है। अमेरिका तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि वो तो हवाई हमला करेगा जिसका टनल पर कोई असर नहीं होगा। यमन से लड़ने के लिए या तो ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, या फिर फौज उतारना पड़ेगा, जो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने इसका नतीजा 20 साल में देख लिया। अफ़गानिस्तान में आपका क्या हाल किया गया, आपने पिछले 3 महीने में देख लिया कि इसराइल का हमास ने क्या हालत कर दिया। तो ज़मीनी जंग तो आप लड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ हवाई हमला करेंगे और कुछ आम लोगों को मारेंगे, यही कर सकते हैं आप। और गाज़ा की जंग आप नहीं रोक सकते, इधर सीज़ फायर आप नहीं कर सकते, आप इधर यमन से जंग लड़ेंगे। पर इसका नतीजा क्या हुआ, यमन ने तीसरे ही दिन अमेरिका के कमर्शियल शिप पर हमला कर दिया और ब्रिटेन के भी जहाज़ पर हमला कर दिया और कंटिन्यू 3 दिन के अंदर हमले में इनके 4 जहाज़ को तबाह किया और एक आर्मी शिप को तो कब्ज़े में भी ले लिया। अमेरिका ने कोशिश बहुत किया कि इस खबर को छुपाया जाए पर ऐसा हो नहीं सका। और अब हौसियों का ये दावा है कि इनके सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर हमला करके इसे तबाह कर देगा, जो कि यमन कर सकता है। उन्होंने पूरा रेड सी में माइन बिछा दिया। इनके पास सुसाइड बोर्ड है जिसे आप ट्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आप इंटरसेप्ट कैसे करेंगे। इनके पास सुसाइड ड्रोन है और इन सबसे बढ़कर इनके पीछे मिडिल ईस्ट का सुल्तान ईरान है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपने इन पर हमला करके दुनिया को बचा लिया, जबकि यमन ने तो शुरू से ही कहा है कि हमसे किसी को कोई खतरा नहीं है, बस सिर्फ इजराइल का जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकता, बाकी पूरा दुनिया गुजर सकता है। और इसका एक पासवर्ड है और वो पासवर्ड ये है कि आपने सिर्फ लिखना है नो लिंक टू इसराइल। अगर आपका इसराइल से कोई रिश्ता नाता नहीं है तो फिर आप यहाँ से गुजर सकते हैं, अगर है तो फिर आपके साथ वही कुछ किया जाएगा जो हमने पिछले 3 महीने में किया है। आप चले थे दुनिया को बचाने, आप अपना तो पहले बचा लो। आपने यमन पे हमला कर दिया, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि आप गाज़ा के जंग को रोकते, इसराइल को रोकते। यमन ने तो शुरू से ही कहा है कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो गाज़ा के लिए खड़े हैं जैसे आप इसराइल के लिए खड़े हैं। आप गाज़ा का जंग रोक दो, हम यहाँ रेड सी को खोल देंगे। और आज भी खुला हुआ है, सिर्फ इसराइल के लिए बंद है क्योंकि इसराइल ने गाज़ा का मुहासरा कर रखा है, वहाँ खाना नहीं है, दवा नहीं है, इसलिए हमने इसराइल का मुहासरा किया है। तो आप गाज़ा का जंग रोक दो, हम इसको खोल देंगे। तो नहीं मानेंगे क्योंकि जंग तो आपके लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। और जो आपने अभी हमला किया है, अब रेड सी आपके लिए भी बंद है। अब आप पहले अपना जहाज़ यहाँ से गुजरवा लो। आपने एक जंग का हल दूसरा जंग से निकाला और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप 1 साल बगैर जंग का नहीं रह सकते। क्या हर जंग में आप ही सही हैं और बाकी सब बुरे हैं? हौसी बुरे हैं, हमास बुरे हैं, सद्दाम बुरे थे, असद बुरे हैं, कद्दाफ़ी बुरे हैं, रूस बुरे हैं, चाइना बुरे हैं, ईरान बुरे हैं, क्यूबा बुरे हैं, वेनेजुएला बुरे हैं, शुमाली कोरिया बुरे हैं। क्या आपको लगता है कि आप दुनिया को बचाने वाले सुपरमैन हैं? आपके मुल्क में लोग परेशान हैं, इनके पास नौकरी नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी जितनी जीडीपी है इससे ज़्यादा आप पर कर्ज है, जल्द आपकी इकोनॉमी क्रश होने वाली है। और ना कि सिर्फ आपके बल्कि आपके झुंड में जितने भी नेटो के मुल्क हैं सबके साथ यही आलम है। आपने पहले ही रशिया से पंगा लिया, फिर आपने चाइना से पंगा लिया, अब आप ईरान से पंगा ले रहे हैं। दुनिया जानता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सबको मालूम है आज मिडिल ईस्ट का सुल्तान ईरान है। आपको हज़ारों मसले हैं, मुल्क को ठीक करें जो अपने आखिरी मरहले में रोमी सल्तनत की तरह बर्ताव कर रहा है। 11 जनवरी को ईरान ने बड़ा हमला किया, साथ ही एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस दायर किया है, जिसका पहला हियरिंग 11 जनवरी को शुरू हुआ। इसमें 17 जजों का एक बेंच बनाया गया जिसमें लेबनान, इसराइल, इंडिया, रूस, चाइना के साथ साथ दीगर कई मुल्क के जज शामिल है। इसराइल ने पिछले 3 महीने में जो नस्लकुशी किया, इसका एक एक एविडेंस अदालत के सामने अपनी तारीखी दरख्वास्त में फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है इसका खुलासा करते हुए कहा, मौजूदा आदाद व शुमार की बुनियाद पर औसतन 247 फ़िलिस्तीनी हर रोज़ मारे जाते हैं और इनमें से बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं जिन्हें लफ्ज़ी तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, जिनमें रोज़ाना 48 माएँ, हर घंटे में 2 माओं को मारा जाता है और रोज़ाना 117 से ज़्यादा बच्चे को मार दिया जा रहा है, जो कि हर 6 मिनट में एक मौत गाज़ा के अंदर हो रहा है। दूसरे दिन यानी 12 तारीख की हियरिंग में इसराइल खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि हमने कोई नस्लकुशी नहीं किया, हमने जो कुछ किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है।
ये तो कोई केस ही नहीं बनता और साउथ अफ्रीका तो हमास के साथ ही संगत है, ये भी दहशतगर्द है। बेवकूफ़ हुकूमत सऊदीन के बाद भी डेंगे मार रहा है। आपने तो सेल्फ डिफेंस का डिक्शनरी ही बदल दिया। जंग को अब सऊदीन पूरा हो चुका है। 136 कैदियों के खातिर मज़ाकरात ना हो, इसने अपने चौथाई सिपाहियों को खो दिया और आप एक भी कैदी को आज़ाद ना करा सके और एक भी फाइटर गिरफ्तार ना हो सका, बल्कि इसने तो बहुत से कैदियों को जानबूझकर और एक गैर दस्ताने तौर पर मार डाला। ये एक अहमक इंतहा पसंद हुकूमत है। आपका दो अहदाफ था, हमास को ख़त्म करना और कैदियों को आज़ाद करना। हमास को ख़त्म करने का मतलब कैदियों को ख़त्म करना है। तो आपने इन कैदियों के खातिर क्या खोया? 100 दिन के जंग में रोज़ाना $275 मिलियन की लागत आई। 1250 से ज़्यादा गाड़ियाँ तबाह हुई, जिनमें टैंकर, बख्तरबंद, बुलडोज़र और फौजी जहाज़ शामिल है। जबकि 20,000 फौजी मुस्तकिल तौर पर माजूर यानी अपाहिज हो चुके हैं। सहियूनी और इनके किराए के कातिलों के दरमियान तकरीबन 10,000 फौजी और अफसर मारे गए। 20,000 से ज़्यादा फौजी और अफसर ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा संगीन हालत में है। माशी नुकसान यानी इकोनॉमिक की नुकसान $60 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। गाज़ा के पट्टी और शुमाली फ़िलिस्तीन में आबादकारों की नकल मकानी, जिनकी तादाद नसब मिलियन में है, 3 माह के लिए लाखों डॉलर की लागत से सैकड़ों फौजी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मुतासर हुए, जिनका कोई इलाज नहीं है। फौजियों की एक बड़ी तादाद नफ्सियाती हालत का शिकार है यानी साइकोलॉजिकल ट्रोमा में जा चुके हैं, जिसके वजह से इनमें से कुछ ने खुदकुशी कर ली। आपके अवाम सहियूनी लोग टनल मानिया से मुतासर हुए। ज़्यादातर ख़ानदान अपना वक्त पनाह गुज़ीनों में गुजारते हैं। दरमियानी हुकूमत आलमी इक़्तिसादी और अक्सरी तौर पर हार गया है और अब ये इंटरनेशनल अदालत के सामने पेश हो रहा है। आपने दुनिया भर के अवाम की हिमायत खो दी। इनकी नाकाम और अहमक क़यादत की खालिस सियासी हिमाकत और फौजी हिमाकत की निशानदाही करता है। और शैतान याहू अभी तक डेंगे मार रहा है और अदालत की तौहीन कर रहा है। सच तो यह है कि आप हार चुके हैं, लेकिन हमास को सियासी अक्सरी तौर पर मीडिया और दुनिया के लोगों के दरमियान फतह मिली है। गज़ा के लोगों के लिए दुनिया की हमदर्दी हमास पर ज़ाहिर हुआ है और उन्होंने ऐसी फतह हासिल की जो अरब फौजों ने हासिल नहीं की थी। उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी इखलाक और तकाज़ों से दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, फतेह के आसार करीब पर मंडला रहा है। बहुत ही जल्द काबिज़ फ़ौज इसकी हुकूमत की फ़ौजी, सियासी और कानूनी शिकस्त का मुज़ाहिरा करेगा। फ़ौज का अंदाज़ा है कि हमास के रहनुमा और जंगजुओं की अक्सरियत 100 दिन के जंग के बाद ज़िंदा है। टनल नेटवर्क हमारे अंदाज़ों से 10 गुना ज़्यादा पेचीदा है। मज़ाहिरों का फैलाव, मज़ारीन की तादाद में 10 हज़ार का इजाफा और इंतहाई दाए बाजू और सेकुलर्स के दरमियान इख्तलाफात इसराइल के अंदर खाना जंगी की नवायदत सुना रहा है। इसराइल एक आलमी कानूनी दबाव का शिकार है, जिससे वो मुआजिज़े के सिवा बाहर नहीं निकल सकता और अमरीका हुकूमत पर अपनी हिदायत पर अमल दरामद ना करने का इल्ज़ाम लगाता है। इसराइली यहूदी हिस्ट्रियन एलन पापे ने गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ शहर हाइफा में मुनक़द एक मुपेज़म में कहा कि सहियूनी मंसूबा दम तोड़ रहा है और ये आशरे हैं जो इसके ख़ात्मे की निशानदही करता है। इसराइल में सेकुलर और इंतहा पसंदों के दरमियान अंदरूनी कशमकश, गाज़ा पर जंग के वजह से फ़िलिस्तीनी कौज़ के लिए बेमिसाल आलमी हिमायत, माजूर बिन अलकौमी तंजीमों में इसराइल को एक नस्ल परस्त रियासत के तौर पर दर्ज करना, इसराइल की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, गुर्बत का फैलाव और क़ूत ख़रीद की कमज़ोरी, माल और जुनूब की हिफाजत में फ़ौज की नाकामी और यहूदी रियासत के अंदर पनाह गुज़ीनों में तब्दील हो गए। यहूदियों की नई नस्ल इसराइल के कामों को मस्तरद करती है। हमास ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है। फ़ौजी की गुमशुदगी, मैकेनिज़्म की गुमशुदगी, तैयारों की गुमशुदगी, काबिज़ फ़ौज और इसकी निगरानी, कमांड और कंट्रोल के डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने अगर खौफज़दा किया है वो ये है कि फ़ौजी और गाड़ियाँ कैसे गायब हो जाती है और हवाई जहाज़ों को किस तरह कब्ज़े में लिया जाता है कि वो सर्वेलेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट से अटैच होते हैं और ट्रैकिंग डिवाइस रखते हैं और इनके मकाम के बारे में सिग्नल जारी रखते हैं। हमास के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम नहीं जानते? फ़ौज से हमास को कंट्रोल का तरीक़ेकार कैसे मुंतक़ल किया जाता है? वो इसके ट्रैकिंग लोकेशन और सिग्नल्स के मकामात को कैसे महफूज रखते हैं? इसे कैसे एक्टिव करते हैं?
इसकी लैंडिंग को कंट्रोल करते हैं, इसे सिग्नल को काट दें, इसे ख़त्म करें, इसे इंस्टॉल करें और हमास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा बनाए। जब टैंक सैटेलाइट से अटैच होता है तो कैसे गायब हो जाता है और वो इसे कैसे काट देते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइस और वो फौजी का सिम कार्ड फ़ौरन कैसे निकालते हैं। हमास ने न सिर्फ इन्हें फ़ौजी कार्रवाइयों से माजूर किया बल्कि इन्हें टेक्नोलॉजी से भी नकारा किया। याहिया सिनवार ने कहा, हमने आपके लिए वो चीज़ तैयार कर रखी है जिसकी आपको तवक्का नहीं है। आप जिस दिन पैदा हुए इस दिन पर लानत भेजेंगे।